साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने पीक पर था। जापान, जो एक्सिस पावर्स का हिस्सा था, एशिया और पैसिफिक में अपनी इंपीरियलिस्ट महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथियों ने रोकने का फैसला। तारीख आई वो काले दिन, 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन बॉम्बर एनोला ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया। At 8:15 a.m. on the 6th of August 1945, the United States dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम। इन हमलों में लाखों सिविलियंस मारे गए और शहर के शहर तबाह हो। जापान की मिलिट्री और इकोनॉमी ढह चुकी। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर अपने सरेंडर की घोषणा कर दी। जापान का बिना शर्त का सरेंडर था। युद्ध के बाद यूएस ने जापान पर कब्जा कर और 1947 में एक नया संविधान लागू किया, जिसमें आर्टिकल 9 सबसे जरूरी, जिसमें जापान को हमेशा के लिए युद्ध छोड़ने और कोई भी हमलावर मिलिट्री फोर्स न रखने का आदेश दिया गया। यूएस ने कहा कि जापान अब सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्स रख सकता है, बाहरी हमले करने में सक्षम आर्मी नहीं। ये यूएस की स्ट्रेटेजी, जापान को एक शांति प्रिय देश बनाना, ताकि वो फिर कभी एशिया के लिए खतरा न। दशकों तक जापान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस पर भरोसा करते हुए इसी नियम का पालन किया, लेकिन समय बदला। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। और आज मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूं जो एशिया के जियोपॉलिटिकल मैप को बदल रही है। ईरान युद्ध की गर्मी के बीच जापान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे चाइना को चुनौती देता है। टोक्यो से रिपोर्ट आ रही है कि जापान ने चीन के साथ बॉर्डर के पास अपनी 1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये तैनाती आधी रात को हुई है, जैसे कोई गुप्त ऑपरेशन। जापानी अधिकारियों के मुताबिक सोमवार सुबह कुमामोटो प्रीफेक्चर में एक आर्मी कैंप में टाइप 12 मिसाइल लॉन्चर पहुंचाए गए। ये अपग्रेडेड टाइप 12 मिसाइलें जमीन से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलें हैं और मार्च के आखिर तक कैंप कैगन में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। एसोसिएटेड प्रेस ने जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिनोरू फिहारा के हवाले से कंफर्म किया है कि इन मिसाइलों से जापान अब न सिर्फ समुद्र में चीनी जंगी जहाजों को निशाना बना सकता है, बल्कि चीन की मुख्य जमीन पर भी हमला करने की काबिलियत रखता है। जापान ने यह कदम क्यों उठाया? चीन के साथ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों देश ताइवान को लेकर आमने सामने आ चुके और सेनकाकू आइलैंड पर विवाद गहराता जा रहा है। पिछले साल तो चीन ने जापान को सिर कलम करने की धमकी भी दी। ये टाइप 12 मिसाइल जापान में मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने बनाई। ये मित्सुबिशी वही है जिसकी आप कारें चलते हुए हिंदुस्तान में देखते होंगे या जिनके पेन को आप इस्तेमाल करते हैं। शुरू में इसकी रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह तैनाती इतनी सीक्रेट थी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी जानकारी नहीं। हालांकि जैसे ये बात पता चली, कुमामोटो के लोग विरोध में सड़कों पर, दर्जनों प्रदर्शनकारी कैंप के बाहर जमा हो गए और मिसाइलों की तैनाती रोको के नारे लगाने। गवर्नर तकाशी किमुरा ने कहा, यह निराशाजनक है कि हमें जानकारी नहीं दी। चीन ने हाल के सालों में जापान को घेर लिया है और अब जापान भी उसी तरह जवाब। ओकिनावा, इशिगाकी और मियाको आइलैंड पर अमेरिकी PAC-3 इंटरसेप्टर और मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात की गई। डिफेंस मिनिस्टर शिंजीरो कोइजुमी ने कहा है कि 2031 तक योनागुनी आइलैंड पर और मिसाइलें आ। जापान ने हथियार बनाने और मिलिट्री मदद के लिए $400 बिलियन का बजट रखा। इस साल के आखिर में टाइप 12 को शिजुओको के कैंप फूजी में भी तैनात किया जाए। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग ढंग से। जापान, जिसे 1945 में अमेरिका ने मिलिट्री ताकत से वंचित कर दिया, अब 2026 में अपनी मिलिट्री ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ। इसके मापदंड भी समझ में नहीं है। अमेरिका ने जापान की सिक्योरिटी का वादा किया था आर्टिकल 9 में। चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे का सामना करते हुए जापान अब डिफेंस पर ध्यान दे रहा है। वो काउंटर अटैक कैपेबिलिटी बना रहा है। क्या ये एशिया में एक नई हथियारों की रेस की शुरुआत है या शांति के लिए कोई नई स्ट्रेटजी? ये तो वक्त बताएगा। बाकी ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट में हमें बताइए कि अगली स्टोरी आप मेरे मुंह से किस देश की सुनना चाहें। धन्यवाद।